जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन जो है एक मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को। तो इसमें क्या होता है कि ये एक शॉर्ट मेथड है जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप क्लास 9th में पढ़ के भी आए हो कि भाई हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ठीक है, फॉस्फोरस का सिंबल P होता है, और उसके फॉर्मूले वगैरह जैसे कि मैंने कराए भी थे कि फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। फिर आपने लर्न भी किए थे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनको हमने क्यों याद किया था और उसका यूज़ कहाँ कहाँ किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था तो आपने देखा था कि जब मैं केमिकल रिएक्शन लिख रही थी तो वहाँ पे मैं कोई सिंबल यूज़ नहीं कर रही थी, मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रही थी, वहाँ मैं वर्ड्स यूज़ कर रही थी कि जिंक लिखना है तो ZINC लिखा था, ठीक है ना। तो लेकिन क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने जब केमिकल इक्वेशन जब हमें करना है तो हमने जो सिंबल और फॉर्मूले याद किए हैं तो अब उसका यूज़ करने का टाइम है, ठीक है। तो हमने देखा कि जिंक को पूरा ना लिख के हम उसको Zn लिख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और इसमें हम कोई वर्ड यूज़ नहीं करते, इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हम सिंबल यूज़ करते हैं और फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के राइट साइड पे जो होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इन अ सेम वे केमिकल इक्वेशन में भी जो सिंबल एरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं हम उन सिंबल्स को रिएक्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, और जो सिंबल और जो फॉर्मूला एरो के राइट साइड पे होंगे हम उसको प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब जो केमिकल इक्वेशन होती है ये भी दो तरह की होती है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है अपने नाम से ही बना रही है। जब हम तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। तो आप ये देखते हो कि जब आप उस पर किसी भी चीज़ को मेज़र करते हो, ठीक है, तो जो उसकी जो बीच की जो सुई होती है वो एकदम सीधी कब होती है, जब दोनों तरफ सेम वेट रखा हुआ हो, सेम मास रखा हुआ हो, ठीक है, सेम सब्सटेंस जब आप रखते हो तो उसकी सुई एकदम सीधी और आप कहते हो कि दोनों बराबर हैं, बैलेंस है। लेकिन अगर उनका जो मास है अगर आप डिफरेंट रखते हो तो जो तराजू की सुई होती है वो जिधर की तरफ ज़्यादा मास होता है सब्सटेंस का उधर की तरफ उसकी सुई हो जाती है, तो हम कहते हैं कि बराबर नहीं है, ये अनबैलेंस है। तो इन द सेम वे केमिकल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड बराबर है तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो हम ऐसी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, जैसे C+O2 एरो बना CO2। C हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए। O2 हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं CO2, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन यूज हुए हैं, ओनली 1, और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन का एक ही एटम है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है, O2, तो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है और प्रोडक्ट में भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो कार्बन भी दोनों तरफ 1, ऑक्सीजन दोनों तरफ 2, तो क्या हुआ कि इक्वल है दोनों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका एग्जांपल लेते हैं। H2 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। O2 हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए। जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट के साइड में 2 हैं। अब ऑक्सीजन के रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। लेकिन आप प्रोडक्ट के साइड पे यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम, ओनली 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, और इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट के हैं वो नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, और जैसे कि बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम इसको कैसी केमिकल इक्वेशन बोलेंगे,
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले जो थे केमिकल इक्वेशन जो है, पहले केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिख देते थे, टाइम सेव करने के लिए केमिकल इक्वेशन बना दी गई कि जिससे शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, केमिकल जो साइन वगैरह है, फॉर्मूले वगैरह का भी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बैलेंसिंग एक और नया काम जोड़ दिया। तो ऐसा क्यों किया, हमें पता तो चल रहा था कि भाई इस रिएक्शन में जिंक डाल रहे हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। हम 9th क्लास में ये भी पढ़ के आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो एंटोनी लेवोइजर ने दिया था, और एंटोनी लेवोइजर ने क्या बताया था कि जो मैटर, जो मास होता है ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो लेकिन जब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें देखने को मिली, जैसे हाइड्रोजन आप 2 ले रहे हो, ऑक्सीजन 2 ले रहे हैं, और जब वो वाटर बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 आ रहे हैं एटम और ऑक्सीजन का 1 आ रहा है। तो जो साइंटिस्ट थे वो कहने लगे भाई हाइड्रोजन तो 2 लिए, वो तो 2 है, ऑक्सीजन 2 लिए थे वो 1 है, तो 1 ऑक्सीजन का एटम कहाँ गया। हम तो ये पढ़ के आए थे कि जो मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यहाँ तो हमें डिस्ट्रॉय होना दिख रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए और उसको सही साबित करने के लिए क्या हुआ कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये शो हो गया कि जो मास है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। और बैलेंसिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट को हम दोनों तरफ इक्वल कर पाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इतने ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।